हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका कोशिका सिद्धांत के बारे में। विषाणु के लक्षण क्या-क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में, एककोशिकीय और बहुकोशिकीय के बारे में। ठीक है दोस्तों, हम लोग थ्योरी प्लस क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 1 से 2 नंबर जरूर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का है कोशिका, यानी जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक यूनिट यानी इकाई को कोशिका कहते हैं। तो जीवों की सबसे छोटी और रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई भी कहते हैं। तो कोशिका को हम लोग जीवन की मूलभूत इकाई भी कहते हैं। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क को काटकर सूक्ष्मदर्शी से देखा तो इसमें अनेक चैम्बर दिखाई दिया। इस चैम्बर को कोशिका कहा। तो किसने कोशिका कहा? तो रॉबर्ट हुक ने कहा। ठीक है दोस्तों, कार्क को काटकर सूक्ष्मदर्शी से देखा तो। कार्क कार्क हम लोग का सुबेर यानी ओक नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। तो हम लोग का कार्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो ओक नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका का अध्ययन किया। तो रॉबर्ट को हुक ने किसकी कोशिका का अध्ययन किया? तो निर्जीव कोशिका का अध्ययन किया। ठीक है दोस्तों, तो निर्जीव कोशिका का अध्ययन करने वाला रॉबर्ट हुक। ठीक है दोस्तों, एवन ल्यूवेनहॉक ने फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। तो एवन ल्यूवेनहॉक को हम लोग क्या कहते हैं? तो फादर ऑफ बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जीवाणु विज्ञान का जनक हम लोग कौन है? तो ल्यूवेनहॉक। ठीक है दोस्तों, और निर्जीव कोशिका का अध्ययन करने वाला तो रॉबर्ट हुक। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं नोट, यानी संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। संसार की सबसे बड़ी कोशिका, तो संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, मानव की सबसे छोटी कोशिका, तो मस्तिष्क के सेरिबेलम का ग्रंथुअल कणिका कोशिका। तो मानव की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है हम लोग की? मस्तिष्क के सेरिबेलम का ग्रंथुअल। ठीक है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हम लोग की? अंडाणु है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो अंडाणु है। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो न्यूरॉन हम लोग की सबसे लंबी कोशिका है और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। और पुरुष की सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो जाएगी? हम लोग की शुक्राणु। तो पुरुष की सबसे छोटी कोशिका हम लोग की शुक्राणु है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं नोट, यानी कोशिका का आकार माइक्रोमीटर में मापा जाता है। तो कोशिका आकार हम लोग किस में मापते हैं? तो माइक्रोमीटर में मापते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एनसीईआरटी में है। ठीक है दोस्तों, कुछ कोशिका अपना आकार पल पल बदलता रहता है, जैसे है अमीबा हम लोग का, तथा मनुष्य की डब्ल्यूबीसी कोशिका का आकार निश्चित नहीं है। तो अमीबा और डब्ल्यूबीसी कोई कोशिका का आकार हम लोग क्या होता है? तो अनिश्चित होता है। ठीक है दोस्तों, ये कोशिका पल पल हम लोग का बदलता रहता है। कोशिका के विभिन्न घटकों के लिए शब्द है कोशिका अंगक। तो कोशिका के विभिन्न घटकों के लिए एक शब्द क्या है हम लोग का? कोशिका अंगक है। ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है। ठीक है दोस्तों, तो इन सबको देखते हुए चलिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत यानी दो जर्मन वैज्ञानिक स्लाइडेन 1838 में एवं स्वान 1839 ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया हम लोग का? तो दो जर्मन वैज्ञानिक थे। कौन कौन थे? तो स्लाइडेन और स्वान थे। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया। ठीक है दोस्तों, स्वान प्राणीशास्त्री एवं स्लाइडेन वनस्पति शास्त्री थे। उन्होंने कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी इस प्रकार दिया। तो पहला हम लोग का, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। तो प्रत्येक जीव की उत्पत्ति क्या होती है हम लोग की? एक कोशिका से होती है। ठीक है दोस्तों, दूसरा है हम लोग का, प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र है। हम लोग का प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र है, किंतु सभी मिलकर किसी कार्य को संपन्न करते हैं। तो ये हम लोग का स्लाइडन और स्वान ने उन्होंने मिलकर दो सिद्धांत दिए। तो प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है और प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र है, किंतु सभी मिलकर किसी कार्य को संपन्न करते हैं। कुछ जीव कोशिका सिद्धांत का अनुपालन नहीं करते हैं। इनकी विशिष्ट संरचना कोशिका सिद्धांत के तत्वों का अपवाद है। ये जीव क्या है हम लोग का? न्यूनतम है। तो हम लोग देखते हैं।
अब जैसे हम लोग देखते हैं विषाणु, ये अपवाद में आते हैं। जैसे विषाणु सजीव एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी माने जाते हैं। तो विषाणु क्या हम लोग का सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी हम लोग को किसको मानते हैं? तो विषाणु को मानते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देख लेते हैं नोट। नोट में हम लोग का हो जाएगा विषाणु के प्रमुख लक्षण निम्न है। तो जीवद्रव्य और कोशिकांगों का अभाव। तो जीवद्रव्य और कोशिकांगों का अभाव होता है विषाणु में। ठीक है दोस्तों। अनेक जैविक क्रियाओं, श्वसन, उत्सर्जन आदि का अभाव होता है। तो जैविक क्रियाओं, श्वसन और उत्सर्जन का भी अभाव होता है विषाणु में। ठीक है दोस्तों। गुणन केवल परपोषी कोशिका के अंदर होता है। निर्जीवों के समान इनके भी क्रिस्टल बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं दूसरा वायराइड। इसकी खोज डिनियर एवं रेमियर ने 1971 में किया। यह विषाणु के समान परंतु विषाणु के विपरीत इसमें प्रोटीन का आवरण का अभाव होता है। यह पादप रोग के संक्रमण हेतु सबसे छोटे कारक होते हैं। नारियल के कैडाक कैडाक नामक रोग रोग आलू में तुर्क कंद नामक रोग इन्हीं के कारण होता है। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग का है तीसरा यानी प्रियान। इसकी खोज स्टैनले सीनर ने 1982 में किया। यह केवल प्रोटीन से निर्मित होता है। इसमें न्यूक्लिक अम्ल का अभाव होता है। यह जंतु एवं पादप में तंत्रिका संबंधी रोग उत्पन्न करता है। इस पर कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। तो इस पर कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोग का फिगर है। ठीक है दोस्तों। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं इसके अंतर को पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग का ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका और ये है यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में हम लोग का यह एक प्राचीन कोशिका है। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, नीलहरी शैवाल आदि आता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा और नीलहरी शैवाल आते हैं। और वही यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत हम लोग के सभी सभी पौधे एवं जीव आते हैं। तो सभी पौधे एवं जीव आते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसके अंतर्गत बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और नीलहरी शैवाल आते हैं। ठीक है दोस्तों। इसको ध्यान रखिएगा। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। वहीं हम लोग का यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम पाया जाता है। हम लोग का प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 राइबोसोम होता है और वहीं यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 80 होता है। डीएनए गोलाकार होता है एवं एकल सूत्र में होता है। डीएनए सीढ़ीनुमा संरचना में होता है और यह पूर्ण रूप से विकसित होता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए सीढ़ीनुमा संरचना होती है और इसका पूर्ण रूप से विकसित होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में हम लोग का केंद्रक नहीं पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। केंद्रिका नहीं होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में हम लोग का केंद्रिका नहीं होती है और केंद्रिका पाई जाती है। और प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्रक केंद्रकाभ कहलाता है। ठीक है दोस्तों। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। जैसे हम लोग का प्रोकैरियोटिक में माइकोप्लाज्मा यानी कि हम लोग का माइकोप्लाज्मा, नीलहरी शैवाल और आदि पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर माइकोप्लाज्मा, शैवाल और नीलहरी शैवाल आते हैं। ठीक है दोस्तों। एक इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। और इसमें 70 होता है प्रोकैरियोटिक में और डीएनए गोलाकार होता है और एकल सूत्र में होता है। और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में और केंद्रिका भी नहीं होती है। और प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्र क्या कहलाता है? केंद्रकाभ कहलाता है। और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर हम देखते हैं सभी जीव पौधे आते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम पाया जाता है। और इसमें 70 राइबोसोम होता है, 80 हो जाता है हम लोग का यूकैरियोटिक में। और डीएनए सीढ़ीनुमा संरचना में होता है और इसमें केंद्रक पाया जाता है और केंद्रिका पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। इसको ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं नोट। नोट में हम लोग नोट में हम लोग का प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पदार्थ जैसे प्रोटीन, डीएनए तथा आरएनए कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में रहता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक जो पदार्थ है वो सीधे डीएनए तथा
आरएनए के कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में रहता है। इसमें गुणसूत्र और हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लियक अम्ल होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम के जो स्थान है वहाँ पर न्यूक्लियक अम्ल होता है। ठीक है दोस्तों, तो एनसीईआरटी में है। इसमें केवल राइबोसोम अंगक के रूप में होता है। अस्पष्ट केंद्रक में केवल क्रोमैटिन पदार्थ होता है जिसे केंद्रकाय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कोशिका की संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। तो कोशिका के आधार पर हम लोग का जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। तो पहला हम लोग का एकोशिकीय जीव, ठीक है दोस्तों, यानी यूनिसेलुलर, जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, एकोशिकीय कहलाता है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम और यूग्लिना। तो हम लोग का एकोशिकीय जीव कौन कौन से आते हैं? तो अमीबा है, पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम और यूग्लिना है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा। अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम और यूग्लिना हम लोग का एकोशिकीय जीव है। एकोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण शरीर द्वारा होता है। तो एकोशिकीय जीवों में हम लोग का भोजन क्या होता है? संपूर्ण शरीर द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, एक कोश के जीव में भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पक्षावी गति द्वारा जाता है। तो एक कोशिकीय जीव में भोजन किसके एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस माध्यम से जाता है? तो पक्षावी गति करते। ठीक है दोस्तों, एक कोशिकीय जीव। अब हम लोग देखते हैं बहुकोशिकीय जीवों के बारे में। बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर, जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं के मिलने से बना है, बहुकोशिकीय कहलाते हैं। जैसे मछली, मेढक, मनुष्य। तो मछली, मेढक, मनुष्य हम लोग क्या है? तो बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो एक कोशिकीय जीव में हम लोग का अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना और बहुकोशिकीय के अंतर्गत मछली, मेढक, मनुष्य। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग ने थ्योरी पढ़ लिया, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक कोशिकीय जीवों एक कोशिकीय जीवों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो सही कथन बताना है हम लोग का एक कोशिकीय जीवों के संदर्भ में। पहला है, एक कोशिकीय जीवों में ऊतक समन्वित होकर विभिन्न कार्य करते हैं। तो ये हम लोग का गलत है। ठीक है दोस्तों, एक कोशिकीय जीवों में ऊतक समन्वित होकर कार्य नहीं करते हैं। एक कोशिकीय जीवों में भोजन की आवश्यकता नहीं होती, ये भी बात गलत है, भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा हम लोग का एक कोशिका जीव श्वास लेते हैं और जनन करते हैं, ये बात सही है। ठीक है दोस्तों, एक कोशिका जीव श्वास लेते हैं और जनन करते हैं। सभी को एक कोशिकीय जीव पक्षाभि द्वारा गति करते हैं, तो सभी नहीं करते। ठीक है दोस्तों, सिर्फ एक कोशिकीय जीव क्या करता है? पक्षाभि गति करता है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केंद्रक का भाग नहीं है? तो हम लोग को केंद्रक का भाग नहीं है बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ए है राइबोसोम, बी है केंद्रिका, सी है गुणसूत्र, डी हम लोग का जीन। हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? हम लोग का राइबोसोम हम लोग का केंद्रक का भाग नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं के विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त शब्द है। तो कोशिकाओं के विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त शब्द क्या है हम लोग का? पहला है उत्तक, बी है कोशिका अंगक, सी है गुणसूत्र, डी है जीन। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? बी यानी कोशिका अंगक है हम लोग का। कोशिकाओं के विभिन्न घटकों का एक अंग क्या होता है? कोशिका अंगक होता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग का अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले जैसे जेली जैसे पदार्थ को कहते हैं। तो कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले जलीय पदार्थ को क्या कहते हैं? ए है जीवद्रव, बी है गुणसूत्र, सी है हरित लवक, डी है कोशिका द्रव। तो हम लोग का आंसर क्या है? कोशिका द्रव। तो कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले जलीय पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? तो कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो किस कोशिका ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो ए है हम लोग का रेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है न्यूक्लियस और डी हम लोग का नाभिक। तो कोशिका का मास्टर किसे कहा जाता है हम लोग का? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा डी यानी कि नाभिक। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? डी यानी कि नाभिक कहा जाता है कोशिका का मास्टर। और पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं हम लोग? माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोग को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एक हम लोग का कोशिका एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है?
तो एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु कौन है हम लोग का? पहला है जल, बी कार्बोहाइड्रेट, सी शैवाल और डी हम लोग का प्रोटीन। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? जल। हम लोग का एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु हम लोग का जल है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों।